आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल में कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं और उसी क्रम में आज की क्लास शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे किस थ्योरम या किस सवाल से आज की क्लास शुरू करनी है। लास्ट क्लास में हमने पहली थ्योरम सर्कल की कर ली थी जिसमें आपने प्रूफ किया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को आपने सिद्ध कर लिया था। तो उसी क्रम में अगली प्रमेय जो आपको प्रूव करनी है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको और देखिए कुछ फिगर बनेगा। पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो भी इसमें प्रूफ किया जा रहा है, कराया जा रहा है। क्या कह रहा है? कहा गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया गया है और उस पॉइंट से उस सर्कल पर दो टेंजेंट लाइंस खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होंगी वो बराबर होंगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आइए पहले चित्र बना लिया जाए। ये एक सर्कल हो गया, इस पे बाहर कोई पॉइंट लेकर उस पर दो टेंजेंट लाइंस खींच दीजिए। मान लीजिए यहां से खींच रहे हैं तो यहां से एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और एक और टेंजेंट लाइन खींचेंगे। इस तरीके से। ये दो टेंजेंट लाइंस हो गई, इनके कुछ नाम रख दीजिए। देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त का कुछ केंद्र होगा तो इसका एक सेंटर हमने मान लिया, ये इसका सेंटर हो गया। इस केंद्र के बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने P कह दिया। इस पॉइंट P से इस सर्कल पर, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो स्पर्श बिंदु जो है ये, इनको आपने A मान लिया, ये A कह दिया इसको आपने, और इसको आप B कह दीजिए, कोई भी कुछ भी नाम रख लीजिए। तो बिंदु P से वृत्त पर PA और PB नाम की दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई। आपको प्रूव ये करना है कि PA और PB एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए कुछ रचना आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो सब बाद में करेंगे। पहले हम प्रूफ को शुरू करते हैं। ज्ञात है से यानी कि दिया है से, गिवन से क्या हमको दे रखा है। जो जो चीजें, जितना फिगर आपने बनाया है, इतनी चीजों की बात यहाँ पे थ्योरम स्टेटमेंट में की गई है, यानी ये इतनी चीजें हमको दे रखी है। जो अभी फिगर आपने बनाया है ये गिवन, मतलब ये गिवन इंफॉर्मेशन का फिगर है। तो इस फिगर में जितना भी बनाया है वो सारा का सारा ज्ञात है में लिख लीजिए, और ज्ञात है में लिखने के बाद फिर हम देखेंगे सिद्ध क्या करना है और रचना क्या करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात है? ज्ञात है O केंद्र का एक वृत्त है, वो वहां पे लिखा नहीं, भी लिखा जाएगा। O केंद्र का एक वृत्त है तथा किसी बिंदु P से
किसी बाह्य बिंदु P से लिखेंगे, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई हैं। ये इतनी चीजें हमको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि PA और PB एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? देखिए क्या रचना करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप केंद्र, आपने जो O बनाया है इसका, ये केंद्र जो बनाया है इसका नाम आपने O रखा है, तो ये O लिख दीजिए। अब इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी देखेंगे जरा। इसमें हम क्या करें, सबसे पहले तो केंद्र को स्पर्श बिंदुओं से मिला दीजिए। तो केंद्र को जब स्पर्श बिंदुओं से मिलाएंगे तो ये ऐसे लाइंस बन जाएंगी। सेंटर यहां कहीं होगा। ये हमने स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया और केंद्र को बाह्य बिंदु से भी मिला दीजिए जहां से आपने स्पर्श रेखा खींची है। ये इतनी रचना आपको करनी पड़ी, तो ये रचना आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? OA OB तथा OP को मिलाया। अब आप आ जाइए अपने प्रूफ पे, उपपत्ति। उपपत्ति यानी कि प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए फिगर में दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है OAP और दूसरा दिख रहा है OBP। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करने से पहले कुछ विशेषताओं को देख लेंगे। देखिए, एक जो प्रमेय एक में आपने सिद्ध किया है, उस प्रमेय एक का आप यूज करेंगे। यहाँ पे प्रमेय एक में आपने सिद्ध किया था कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा और उस वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या को मिला दिया जाए स्पर्श रेखा से, तो उस स्पर्श बिंदु पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो ए स्पर्श बिंदु है
और OA त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा आपका OAP, ये 90 डिग्री का होगा। कैसे? प्रमेय 1 से। इसी तरीके से OB रेडियस है, त्रिज्या है, और P स्पर्श बिंदु है, तो यानी एंगल OBP जो होगा वो भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। ये भी कैसे? ये भी प्रमेय 1 से। प्रमेय 1 कहती है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु पर परस्पर लंबवत होती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कोण हमको 90 डिग्री के मिल गए। इसके अलावा और जो चीजें हैं वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को आप यूज कर लीजिए। सबसे पहले आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर परस्पर लंबवत होती हैं, इसलिए क्या होगा? इसलिए इसका मतलब एंगल OAP और एंगल OBP दोनों बराबर होंगे, और कितने होंगे? 90 डिग्री के। ठीक, यहां पर लिख लीजिए। अच्छा, अब लिखेंगे, अब दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। एक त्रिभुज OAP ले लीजिए, दूसरा OBP ले लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर ध्यान दीजिए तो पहले एक कोण तो हम 90-90 का एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो उसको लिख लीजिए। एंगल OAP बराबर एंगल OBP, और दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90-90 के हैं। एक चीज। दूसरी बात, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में OA भुजा OB भुजा के बराबर है। OA और OB एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। तो लिखेंगे OA बराबर OB, और क्यों बराबर हैं? क्योंकि क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये OA और OB बराबर हो गए। और उसके बाद देखिए, दोनों ही ट्रायंगल्स में OP भुजा जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। OP उभयनिष्ठ है। OP कैसी है? उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो जब OP, अब देखिए, जिन दो ट्रायंगल्स की आप बात कर रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल्स में दो भुजाएं बराबर हो गई एक दूसरे के, और एक कोण बराबर हो गया। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं। यानी कि कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उन त्रिभुजों के सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, मतलब संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, और संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो लिखेंगे, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, इसलिए ट्रायंगल OAP सर्वांगसम है ट्रायंगल OBP के। OAP और OBP एक दूसरे के सर्वांगसम है। और अगर सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाओं का मतलब क्या है? PA और PB एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब PA बराबर PB होगा। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग करेंगे अगली प्रमेय। अगला देखिए, अगली थ्योरम क्या कहती है? बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं उस वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। लगभग सेम थ्योरम है पीछे वाली, और उसी तरीके से बिल्कुल प्रूफ करेंगे। तो इसको आप अपने आप करेंगे। मैं पिछले थ्योरम में भी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको क्या करना है। मतलब पिछले थ्योरम में पूरा सोल्यूशन ही इसका हो जाएगा, तो मैं इसको पूरा दोबारा नहीं करूंगा यहाँ पे।
यहाँ पे कहा गया बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। वही बात है, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आइए पिछली थ्योरम को देखते हैं, उसी में ये प्रूव हो जाएगा। देखिए ये है, ये एक वृत्त बना हुआ है आपके सामने, वृत्त के बाहर ये P पॉइंट कोई है, इस बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। इस वाली थ्योरम में प्रूव करना था कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये प्रूव करना था इस फिगर में, इस प्रमेय में। अगली वाली जो थ्योरम है प्रमेय नंबर 3, उसमें आपको ये प्रूव करना है कि इन स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। केंद्र पर बनने वाले कोण का मतलब क्या है? केंद्र पर बनने वाले कोण का मतलब है PA टेंजेंट लाइन है, तो PA जो है वो केंद्र पर ये वाला एंगल बना रही है और PB जो है वो केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है, यानी एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए यही फिगर आपका बन गया, यही स्पर्श रेखाएं बन गई, सारा सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही फिगर बन गया और सारा पूरा सॉल्यूशन भी आपका ऐसे ही रहेगा। भाई एक वृत्त बनाया है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ज्ञात है में यही सब लिखा जाएगा। उसके बाद प्रूफ क्या करना है? सिर्फ सिद्ध करना है, आपका बदल जाएगा। सिद्ध करना है में इस बार इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, अगली वाली थ्योरम के लिए मैं बता रहा हूं, इसकी जगह पर आप लिख देंगे सिद्ध करना है में एंगल AOP, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, इस बार ये सिद्ध करना है। रचना में आपको वही करना है जो आपने पहले थ्योरम में किया था, मतलब इसमें जो किया है वही अगले वाले के लिए करना है। OA OB और OP को मिला देंगे हम। प्रूफ आपका इसी तरीके से शुरू होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए ये हमने लिख लिया। दोनों ट्रायंगल्स इसमें लिए हैं, दोनों ट्रायंगल्स इसमें भी लिए जाएंगे। OAP और OBP ट्रायंगल में जब दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो एक कोण 90 डिग्री का है इसलिए बराबर, एक भुजा त्रिज्या है इसलिए बराबर, एक भुजा उभयनिष्ठ है इसलिए वो बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बस ये वाली लाइन आपकी बदल जाएगी। इस प्रमेय नंबर 2 के लिए ये है। अगर प्रमेय नंबर 2 आप प्रूफ कर रहे हैं तो सर्वांग समता तक सेम रहेगा, सर्वांग समता के बाद ये लाइन लिखी जाएगी। और अगर आप प्रमेय नंबर 3 सिद्ध कर रहे हैं तो यहां तक सर्वांग समता तक पूरा सेम रहेगा और उसके बाद चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो सर्वांग समता की यह प्रॉपर्टी होती है कि जो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और उन संगत भुजाओं के संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पर हमको भुजाओं की जरूरत थी, इसलिए हमने सर्वांग समता का यूज भुजाओं को बराबर करने में कर लिया। प्रमेय नंबर 3 जो आपकी है, ये वाली जो प्रमेय नंबर 3 आपकी है, इस प्रमेय में आपको केंद्र पर बने कोणों को बराबर प्रूफ करना है, यानी ये एंगल्स बराबर प्रूफ करने हैं। ध्यान दीजिए तो ट्रायंगल OAP और OBP क्योंकि आप सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं इसलिए इसके सारे कोण भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर होंगी। भुजा की जरूरत थी तो हमने भुजा ले ली, कोण की जरूरत है तो क्योंकि सर्वांगसम इसलिए कोण भी बराबर होंगे। कोण कौन सा किसके बराबर होगा? 90-90 तो बराबर है ही। ये दोनों कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब प्रमेय नंबर 3 के लिए यहां तक सेम है। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए एंगल AOP बराबर एंगल BOP, बस प्रूव हो गया। तो प्रमेय नंबर 3 ऐसे ही प्रूव हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रमेय नंबर 4 पे, अगली प्रमेय पे, जो भी थ्योरम है देखिए। चलिए अगली थ्योरम क्या है देखें, समझें। देखिए अगली थ्योरम जो है, ये जो थ्योरम है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछी गई है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। क्या है थ्योरम? देखिए समझिए, पढ़िए स्टेटमेंट को और समझने की कोशिश की जाए। इसमें कहा गया यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर
खंडों में बनाए गए कोणों के क्रमशः बराबर होते हैं। देखिए इस थ्योरम को समझने से पहले कुछ शब्दों को समझ लीजिए। जैसे इस स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया गया है एकांतर खंड। एकांतर खंड क्या, पूरा वर्ड जो होगा वो होगा एकांतर वृत्त खंड, क्योंकि वृत्त की बात कर रहे हैं तो एकांतर वृत्त खंड। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एकांतर वृत्त खंड क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ सर्कल किसे कहा जाता है। उसके लिए देखिए ध्यान समझिए, इधर एक वृत्त बना लीजिए आप, ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक वृत्त है। किसी वृत्त में एकांतर वृत्त खंड अगर आपको जानना है तो उसके लिए देखिए, जब भी आप किसी वृत्त में कोई जीवा खींचते हैं, कोई कॉर्ड खींचते हैं, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को जब आप मिलाते हैं, सपोज जीवा का नाम आपने ए बी रख दिया, जब भी आप किसी वृत्त में एक जीवा खींचते हैं तो वो जीवा जो है वो उस वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है, ठीक है। जीवा ए बी जो है, कोई भी जीवा वृत्त को हमेशा दो भागों में बांटती है। अगर वो जीवा व्यास है, अगर जीवा जो है वो कैसी है, व्यास है, व्यास का मतलब डायमीटर, तो जो वृत्त के खंड होंगे वो बराबर बराबर होंगे, ठीक है। अर्धवृत्त में बट जाएगा वो, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ। लेकिन अगर जीवा व्यास नहीं है, व्यास के अलावा और कोई लाइन जीवा के रूप में खींची गई है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वृत्त के जो दो भाग होंगे उनमें से एक भाग छोटा होगा और दूसरा भाग बड़ा होगा। इन दोनों भागों को वृत्त खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्त खंड। जो छोटा होता है उसको आप कहते हैं लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा होता है उसको आप कहते हैं दीर्घवृत्त खंड, ठीक। अब एकांतर वृत्त खंड की अगर बात करें तो एकांतर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये जीवा आपने खींची, तो जीवा के, इस जीवा ए बी के लघुवृत्त खंड की तरफ जितनी भी चीजें होंगी उनके लिए दीर्घवृत्त खंड जो होगा वो एकांतर वृत्त खंड होगा। यानी जीवा के ऊपर दीर्घवृत्त खंड है इस बने हुए फिगर में, और जीवा के नीचे लघुवृत्त खंड है। तो लघुवृत्त खंड में यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इस लघुवृत्त खंड में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जीवा के लघुवृत्त खंड की ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए दूसरी दीर्घवृत्त खंड की तरफ वाला जो भाग होगा ये एकांतर कहा जाएगा। और अगर जीवा के दीर्घवृत्त खंड की तरफ कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके लिए लघुवृत्त खंड की तरफ वाला हिस्सा जो होगा वो एकांतर कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं? जिस वृत्त खंड में आप स्थित हैं उसके अलावा जो दूसरा वृत्त खंड बचेगा उसको आप एकांतर वृत्त खंड कहेंगे, ठीक। बात समझ गए? अगर यहां से देखेंगे तो ये एकांतर वृत्त खंड होगा, और अगर यहां से देखेंगे तो फिर ये एकांतर वृत्त खंड होगा, ठीक है बात। अब एकांतर वृत्त खंड को अगर आप समझ गए हैं तो अब आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या प्रूव करना है। कहा गया यदि वृत्त, देखिए पहले तो आप क्या काम करिए, एक वृत्त बना ही लीजिए, एक वृत्त बना लेंगे हम, और इधर एक सर्कल बनाएंगे, उस पर जितनी चीजें कही जा रही है वो सारी चीजें बना के देखेंगे, क्या प्रूव करना है वो उस फिगर पे समझेंगे। जब फिगर पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, तब मैं उस फिगर को हटा दूंगा और ये जो आपके सामने बना हुआ है उसको यूज करके हम लोग प्रूव कर लेंगे। क्योंकि जो फिगर हम लोग अभी बनाएंगे वो यही बनेगा एक्चुअली, लेकिन वो पूरा एक साथ बना हुआ है, तो हम लोग पहले उसको बना के देख लेंगे कैसे बनेगा। कहा गया यदि एक वृत्त की बात की गई, पहले एक वृत्त बनाइए, ये एक सर्किल बन गया, ठीक। फिर कहा गया है इस वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, तो पहले तो एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये हो गई एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा पर ये एक हो गया स्पर्श बिंदु, इसका नाम जो यहां रखा गया वही रख लिए ए, ठीक। और ये हो गया एस और ये हो गया टी, ये स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो स्पर्श बिंदु ए है, यहां से एक जीवा खींच दीजिए, यहां से क्या खींच देंगे, एक जीवा खींच देंगे, ये लीजिए जीवा खींच गई ए, और इसका नाम रख दीजिए डी, इन्होंने कहा तो डी रख दीजिए, डी नहीं ए बी जीवा लेंगे।
ये एक हमने जीवा खींच दी ए बी। क्या प्रूव करवाना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण यानी ये वाला एंगल, इसका नाम रख दीजिए आप 1। जीवा और स्पर्श रेखा के क्या कहा गया? जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण यानी कि एंगल नंबर 1 किसके बराबर होगा? संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोणों के क्रमशः बराबर होगा। अब देखिए, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो कोण संगत एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा। तो अगर इस कोण 1 के एकांतर वृत्तखंड वाला कोण आपको लेना हो तो 1 के लिए एकांतर वृत्तखंड कौन होगा? मैंने भी आपको बताया था कि जीवा के जिस तरफ आप खड़े हैं, जिस तरफ के लिए आपको एकांतर वृत्तखंड चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला वृत्तखंड जो होगा वही उसका एकांतर वृत्तखंड होगा। जैसे जीवा के अब कोण 1 के एकांतर वृत्तखंड के कोण की बात की जा रही है, तो एंगल 1 जो है वो जीवा के लघु वृत्तखंड में बन रहा है, तो इसलिए जो दीर्घ वृत्तखंड होगा ये एकांतर वृत्तखंड होगा। यानी आपको प्रूव करना है जीवा का स्पर्श रेखा के साथ बना कोण जो होगा ये संगत एकांतर वृत्तखंड का मतलब इस तरफ वाले वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होगा। तो इस तरफ बने हुए इस तरफ कौन सा कोण बनेगा? इधर वाला जो पूरा वृत्तखंड है उसमें जो कोण बनेगा उसके लिए आप क्या करेंगे? जीवा को इस जीवा से पूरे दूसरे वृत्तखंड में कोण बना देंगे। आपको प्रूव करना है कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 1 जो है वो दूसरे वाले एकांतर वृत्तखंड यानी कि इस वाले वृत्तखंड में बने कोण यानी जिसको आपने 2 कह दिया है इसके बराबर होगा। दूसरा वृत्तखंड बड़ा वाला होगा, एकांतर वृत्तखंड का काम यही करेगा क्योंकि आपका जो कोण है वो छोटे वृत्तखंड में बन रहा है। अगर एंगल इधर बन रहा होता तो हमारा एकांतर वृत्तखंड दूसरी तरफ वाला होता, छोटा वाला होता। छोटे में बनेगा तो बड़ा वाला एकांतर और बड़े में बनेगा तो छोटा वाला एकांतर। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। इसको दूसरी तरफ से भी प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये जीवा है ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच का कोण जो ये आपने बनाया है केवल यही थोड़े बन रहा है, यहाँ पे जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में ये वाला एंगल भी तो बनेगा। भाई ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा है तो इधर वाला कोण अगर आप लें तो ये भी तो बनेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में इधर वाला एंगल आप लेते हैं तो इस एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है, और अगर इधर वाला एंगल लेते हैं तो इधर वाला एंगल एकांतर वृत्तखंड वाले कोण के बराबर होगा। इस कोण के लिए एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा? दूसरी तरफ वाला। मैंने बताया जिस तरफ एंगल बनेगा उसकी दूसरी तरफ वाला वृत्तखंड जो होगा वो एकांतर होगा। तो अगर एंगल इधर बन रहा है तो वृत्तखंड हम किधर वाला लेंगे? फिर इधर वाला। यानी इस बार इस एंगल का नाम 3 रख दीजिए और इसका रख दीजिए, इसका 4 रख दीजिए। तो अगर जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है आप ले रहे हैं वो दीर्घ वृत्तखंड में बन रहा है तो एकांतर वृत्तखंड जो होगा वो हमेशा लघु वृत्तखंड होगा। तो इस तरफ वाला कोण किसके बराबर होगा? दूसरी तरफ बने हुए वृत्तखंड में बने कोण के बराबर, 4 के बराबर। तो 1 2 के बराबर होता है और 3 4 के बराबर होता है, ऐसा नियम होता है, लेकिन इसे आपको प्रूफ करना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको प्रूफ करना है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको यूज करना है, प्रूव करना है। देखिए यही बिल्कुल सेम फिगर बना हुआ है, डॉटेड लाइन जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी उसको छोड़कर बाकी जो फिगर बना हुआ है देखिए वो आपका यही फिगर बना हुआ है। तो बस उसी फिगर को यूज करके हम प्रूव करेंगे और जो डॉटेड लाइन है वो रचना की गई है तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, तो अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से और फिगर आपके सामने बना हुआ है, देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहले ज्ञात है में लिख लेंगे। अब यह एक कहां ज्ञात है और वो चलिए लिख लीजिए ज्ञात है। ओ केंद्र का एक वृत्त है, SAT स्पर्श रेखा है,
स्पर्श रेखा तथा AB जीवा है। इतनी चीजें हमें मालूम है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रूव ये करना है कि जीवा का स्पर्श रेखा के बीच का कोण, जीवा AB और स्पर्श रेखा ये, यानी ये इनके बीच का कोण ये वाला कोण जो है वो बराबर है संगत एकांतर वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड की तरफ वाला एंगल लिया गया तो एकांतर वृत्तखंड दूसरी तरफ वाला होगा, इसके बराबर होगा। या इस जीवा का स्पर्श रेखा के साथ कोण अगर इधर वाला आप लेते हैं तो फिर ये वाला कोण दूसरी तरफ वाले वृत्तखंड यानी इस तरफ वाले वृत्तखंड में बने कोण इसके बराबर होगा। ये प्रूव करिए। यानी एंगल BAT बराबर होगा एंगल ACB के। एक बात आपको ये सिद्ध करनी है, दूसरी ये आपको सिद्ध करनी है एंगल BAS बराबर होगा एंगल BDA के। दूसरी बात आपको ये दोनों चीजें आपको सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है, हमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, प्रूव करना है एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB, और दूसरे में आपको प्रूव करना है एंगल BAS एंगल इज इक्वल टू एंगल ADB या BDA। ये आपको सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना हमने क्या किया? हमने केंद्र O से व्यास खींच लिया, केंद्र O से AE व्यास खींच लिया और E को B से मिला दिया। तो लिखेंगे व्यास AE खींचा तथा BE को मिलाया। ये सारी चीजें हो गई, ज्ञात है, सिद्ध करना है और रचना। अब हम शुरू करेंगे अपना प्रूव उत्पत्ति। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले देखिए फिगर में समझिएगा। क्योंकि यहां पर AOE ये व्यास है। AOE क्या है? AOE जो है ये व्यास है और BE को जब आपने मिलाया तो व्यास के इधर वाला जो वृत्तखंड बना, ये जो पूरा वृत्तखंड बन के तैयार हुआ, ये क्या है? ये अर्धवृत्तखंड बन के तैयार हुआ। और आप जानते हैं कि अर्धवृत्तखंड में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। यानी एंगल EBA ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये बात आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में प्रमेय सिद्ध की होगी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो क्योंकि AOE व्यास है इसलिए व्यास होने के कारण इधर वाला वृत्तखंड अर्धवृत्तखंड होगा, सेमी सर्कल होगा। और जब ये अर्धवृत्तखंड होगा तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक, तो इस बात को जरा आप लिख लीजिए और इसको थोड़ा साफ कर लीजिए। लिखेंगे क्योंकि AE व्यास है इसलिए एंगल ABE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, पूरे इस ट्रायंगल की, अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बना हुआ है, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90 है तो बाकी के जो दो एंगल्स बचेंगे इनका योगफल, इनका जो सम होगा वो भी तो 90 होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से एक 90 निकल गया तो बाकी के जो दो बचे वो मिलकर 90 बनाएंगे।
तो यानी क्योंकि ये 90 है इसलिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। ये वाला एंगल मतलब AEB और ये वाला एंगल मतलब BAE, ये हो जाएगा कितना 90। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABE में, ध्यान से समझते चलिएगा, अगर समझेंगे नहीं तो कठिन हो जाएगी। वैसे बहुत बड़ी आसान प्रमेय है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ABE, इसलिए ट्रायंगल ABE में शेष दोनों कोणों का योग 90 हो जाएगा और शेष दोनों कोणों के नाम क्या हैं? BAE प्लस एंगल AEB कितना हो जाएगा 90। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब दूसरी बात देखिए, AE क्योंकि व्यास है और SAT जो है वो स्पर्श रेखा है, और आप जानते हैं व्यास या त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये भी कितना होगा 90, व्यास और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो लिखेंगे क्योंकि AE व्यास तथा SAT स्पर्श रेखा है, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, एंगल TAE। एंगल EAT या TAE कुछ भी लिख लीजिए, एंगल EAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि लंबवत होते हैं परस्पर। अच्छा, एंगल EAT जो है आपका, EAT यानी ये वाला एंगल जो है, इसको अगर ध्यान से देखें दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। एक हिस्सा आपका होगा, एक हिस्सा होगा एंगल EAB यानी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल। भाई इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो ये पूरा आएंगे। अगर ये पूरा कोण आपके सामने है तो इस पूरे कोण को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पूरे कोण को लिख सकते हैं EAB प्लस BAT। ठीक, तो क्या हो जाएगा, EAT को लिख सकते हैं आप एंगल EAB प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू किसके है 90 के। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, 90 है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एंगल BAE प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू दूसरा एंगल EAB प्लस एंगल BAT। EAB और BAE दोनों सेम चीजें हैं, बस एक को इधर से पढ़ा गया है, दूसरे को इधर से पढ़ा है। EAB यानी ये वाला कोण और BAE यानी यही वाला कोण, तो नाम अलग अलग है लेकिन बातें दोनों एक है, तो कट जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका, एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल AEB, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिगर को जरा साफ कर लीजिए। देखें कौन सा कोण किसके बराबर आ गया, एंगल BAT। BAT का मतलब ये है, BAT यानी ये वाला कोण किसके बराबर आ गया, AEB के। AEB यानी इसके बराबर आ गया। BAT जो है वो AEB इसके बराबर आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर आप थोड़ा पीछे जाइए, पिछली क्लासेस में जाइए। AB जो जीवा है, AB जीवा के दूसरी तरफ जो वृत्तखंड बना हुआ है, उस वृत्तखंड में देखिए दो एंगल्स आपको बने हुए दिख रहे हैं। एक डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है AEB और दूसरा डार्क लाइन में दिख रहा है ACB, यानी एंगल ACB, एंगल ACB और एंगल AEB जो हैं वो दोनों एंगल सेम कॉर्ड के द्वारा
एक ही जीवा के द्वारा बने हुए कोण हैं और एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। और आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी, एक थ्योरम प्रूव की होगी कि किसी एक जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये थ्योरम आप प्रूव कर चुके होंगे। तो क्योंकि AB जीवा के द्वारा ही ACB भी बन रहा है और AB जीवा के द्वारा ही AEB भी बन रहा है, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, इसलिए एंगल C और एंगल E एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी एंगल ACB और एंगल AEB जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो लिखेंगे क्योंकि एंगल ACB तथा एंगल AEB समान वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। यानी एंगल AEB और एंगल ACB जो हैं वो बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को अगर मर्ज करिए, एक साथ करिए तो क्या हो जाएगा? 3 व 4 से। इक्वेशन नंबर 3 में AEB की वैल्यू रख दीजिए। भाई AEB BAD के बराबर है और यहाँ AEB ACB के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों समीकरणों को एक साथ करेंगे तो BAD और ACB एक दूसरे के बराबर हैं। 3 और 4 से क्या हो जाएगा? एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB। ये आपका जो सिद्ध करना था उसका देखिए पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। BAT और ACB एक दूसरे के बराबर है। BAT मतलब ये वाला एंगल और ACB मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट आप ये प्रूव करेंगे, तो इसको जरा नोट कर लीजिए फटाफट, फिर दूसरा पार्ट हम लोग करें। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब ये जो प्रूव कर चुके हैं इसको रिजल्ट के तौर पे आप रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी अगर कहीं पर तो हम यूज करेंगे। इसको फिलहाल अब मैं हटा रहा हूं। जहां तक आपने प्रूव किया बस उसी के नीचे से आप शुरू हो जाइएगा। दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए अब दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है। दूसरे पार्ट में आपको जीवा की दूसरी तरफ वाला एंगल लीजिए, तो उस एंगल के लिए वृत्तखंड बदल जाएगा आपका। तो इस बार आपको ये वाला एंगल जीवा AB और स्पर्श रेखा के बीच ये वाला एंगल बनेगा, और इस एंगल के लिए जो एकांतर वृत्तखंड होगा वो दूसरी तरफ वाला होगा, यानी ये वाला होगा, और एकांतर वृत्तखंड का जो एंगल होगा वो ये होगा। यानी इस बार आपको प्रूफ करना है एंगल BAS बराबर होगा एंगल BDA के। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लास 9th में एक थ्योरम में प्रूफ कर चुके होंगे कि किसी वृत्त में अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज बना है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप प्रूफ कर चुके हैं 9th में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक वृत्त बना हो, वृत्त की परिधि पर कहीं पर कोई 4 बिंदु ले लिए जाएं और उन चारों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। यानी ये और ये मिलकर 180 बनाएंगे और ये मिलकर 180 बनाएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे और हमारा जो भी रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हमारा हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, देखिए ACBD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब इनको अगर मिला देंगे हम तो सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए लिखेंगे क्योंकि ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए
कौन कौन सा एंगल? ए सी बी और बी डी ए, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर बताइए। इसका योग 180 हो गया। अब देखिए, अभी इसी थ्योरम में आप प्रूव कर चुके हैं इसके पहले कि ए सी बी कोण जो है वो किसके बराबर है? बी ए टी के बराबर। भाई अभी आपने इस कोण के बराबर अभी आपने सिद्ध किया था इसी प्रमेय में। तो यानी ए सी बी एंगल जो है वो बी ए टी के बराबर है। तो इसका मतलब हम ए सी बी की जगह पर बी ए टी भी यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी। और कैसे? हमने अभी इसको क्या किया है? सिद्ध किया है, प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड इट। तो ए सी बी बराबर बी ए टी है, इसलिए ए सी बी की जगह पर हम बी ए टी यूज कर लेंगे। इंप्लाइज दैट एंगल बी ए टी प्लस एंगल बाकी बी डी ए वैसे ही बना रहेगा, बी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आई होगी। चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो वो हमने कर लिया। इन दोनों कोणों में से एक एंगल को अभी हम किसी दूसरे एंगल के बराबर प्रूव कर चुके हैं इसी थ्योरम में। ए सी बी को हमने बी ए टी के बराबर सिद्ध किया है, इसलिए हमने ए सी बी की जगह पर बी ए टी यूज कर लिया। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? बी ए टी प्लस बी डी ए इक्वल टू 180। ठीक है, बी ए टी प्लस बी डी ए इज इक्वल टू 180। अब दूसरी चीज जरा देख लीजिए, इसको हटा दीजिए जो चीज हो चुकी। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, इसी चक्रीय चतुर्भुज में अगर दूसरे एंगल की बात करिए, दूसरा एंगल कौन सा है? ये वाला है और ये वाला है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। दूसरी कॉन्सेप्ट एक लगा लीजिए जरा। इस एस ए टी जो स्पर्श रेखा है, ये सीधी लाइन है, अगर इसको देखें तो ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 डिग्री का होगा। और इस 180 डिग्री के कोण को दो हिस्सों में अगर आप तोड़ें तो क्या कह सकते हैं? देखिए, इस पूरे एंगल को आप देखेंगे तो ये कहेंगे एक ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल। ये और प्लस ये जब करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 180 ही तो होगी। इन दोनों को मिलाएंगे जब, ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण जब मिलेगा तो पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये पूरा एंगल कंप्लीट होगा तो वैल्यू 180 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं इतना प्लस इतना बराबर 180। लिखेंगे क्योंकि एस ए टी एक ऋजु रेखा है। ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा है, इसलिए इस रेखा पर जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। उस एंगल के दो हिस्से अगर आप ले लें तो क्या कहेंगे? एंगल एस ए बी या एंगल बी ए एस। फिगर में देखते रहिएगा जो भी लिखा जा रहा है यहाँ। एंगल बी ए एस प्लस एंगल बी ए टी पूरा मिलके क्या हो जाएगा? 180। एंगल बी ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो दोनों को यूज कर लीजिए एक साथ। समीकरण 1 व 2 से। अच्छा, इक्वेशंस की नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा कि थ्योरम सेम चल रही है और उसमें 3 या 4 इक्वेशंस बन चुकी थी, तो उसके बाद जो नंबर आ रहा हो उनको वो नंबर इनको दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 2 बना लिया है। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा? एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए एस प्लस एंगल बी ए टी। बी ए टी और बी ए टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एंगल बी ए एस इज इक्वल टू एंगल बी डी ए। देखिए, यही आपको प्रूव करना था, सेकेंड प्रूफ जो था आपका, बी ए एस और बी डी एक दूसरे के बराबर है, ये भी आ गया।
तो आपने इस तरीके से सिद्ध किया कि इधर वाला कोण इसके बराबर और इधर वाला कोण इसके बराबर। एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस एकांतर वृत्तखंड नहीं, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण संगत एकांतर वृत्तखंड के बनने के कोण के बराबर होता है। वो आपने इस थ्योरम से प्रूव किया। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम अपने आप में बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, उसके अलावा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, प्रूव कर लीजिए, और उसके बाद हम अगली थ्योरम्स को करेंगे। लेकिन आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, अगली थ्योरम्स को अगले क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे नई थ्योरम्स और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।